नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। जैसा कि आपको पता है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे आपकी क्लास रहेगी जिसमें हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ये आपका तीसरा मॉडल पेपर है। 50 प्रश्न आपके कुल रहते हैं एक पेपर में, आपको पता है, जिसमें जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे। फटाफट से कॉपी पेन लेना है और जल्दी से प्रश्नों का जवाब देना है। क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। पीडीएफ आपको पता ही है, टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस एकेडमी पे मिलेगी, तो इसको ज्वाइन करें। और फ्री नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, तरुणा डिफेंस एकेडमी। ये हमारी बुक्स भी है, आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से घर मंगा सकते हैं या इनकी ई बुक पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट अब आ रहा है आपका पेपर आपके सामने। भाग प्रथम आपके सामने आ चुका है, सामान्य ज्ञान का। जल्दी से जवाब दीजिए। मैथ्स और रीजनिंग भी करवाई जाएगी, तो लास्ट तक क्लास में रुकना। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ये सबको पता है, ऋग्वेद। इंग्लिश हिंदी दोनों में टाइप किया हुआ मिल जाएगा आपको पीडीएफ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश, बिल्कुल सही जवाब, सारनाथ सही जवाब है आपका। अगर पूछा जाए आपसे कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, ये प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में, तो नोट करेंगे लुम्बिनी, नोट करेंगे लुम्बिनी। बहुत बढ़िया, नेपाल में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा, सही उत्तर है आपका। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जीके और जीएस मैथ्स ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं क्लास देखना चाहें तो। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? बुलंद दरवाजा, बिल्कुल ये बनाया था अकबर ने, नोट कर लेंगे। कहाँ पर बनवाया था पूछा जाए तो कोई बता सकता है? बिल्कुल फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फतेहपुर शहर किसने बसाया, तो वहाँ पे भी उत्तर अकबर होगा। और यहाँ पे कौन से जो शेख थे उनकी दरगाह थी, तो सलीम चिश्ती की दरगाह है, सलीम चिश्ती की, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ये लगभग वही प्रश्न है सारे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुतुब मीनार, बिल्कुल सही जवाब, दिल्ली में। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? बताएंगे। कर्क रेखा, आपको पता है कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें कौन कौन से हैं? गुजरात, और बताइए कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़, और बताइए कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही जवाब, और है यहाँ पे झारखंड, और फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये नोट कर लेंगे आप। वैसे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, और तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, वहाँ भी नोट्स और पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो ये होगा यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखिए, गुजरात, झारखंड और मिजोरम किस में आ रहे हैं? ये ऑप्शन नंबर 3 में आ रहे हैं, सी में आ रहे हैं, तो इसको नोट कर लेंगे आप, सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी, खरीफ और जायद के कुछ मुख्य एग्जाम्पल है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप नोट करेंगे। रबी की फसल में आपका आ जाता है गेहूँ, जौ, सरसों, चना। खरीफ में कौन से आ जाएंगे? मक्का, ज्वार और चावल। जायद में मुख्यतः कौन से आते हैं? तरबूज, खरबूज, खरबूज ही बोलते हैं क्या उसको, ककड़ी, ये सब आ जाएंगे, ठीक है, सब्जियां वगैरह। तो ये मुख्यतः एग्जाम्पल है। रबी की फसल आपसे पूछा था, तो रबी की कौन सी हो जाएगी इनमें से? सरसों, बी ऑप्शन, मस्टर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती है?
मतलब कितने टाइप की फसल की ऋतुएं पाई जाती है, कितने तरह से हम फसल उगाते हैं, तो वही हमारा रबी, खरीफ और जायद 3 तरह से उगाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? पृथ्वी आपको पता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। सूर्य ये इस तरह से होता है, एकदम गोल चक्कर नहीं लगाती है, ऐसा पैराबोलिक तरह से होता है। ठीक है, तो ये मान लो पृथ्वी है, ये ऐसे चक्कर लगा रही है, घूम रही है। ठीक है, तो सबसे पास कहाँ, मतलब यहाँ पे लगभग आएगी या यहाँ पे लगभग आएगी, सबसे पास होगी, वो डेट कौन सी है? वो डेट आपको बताना है कि सबसे पास कब होती है सूर्य के। बिल्कुल, इसको हम कहेंगे 3 जनवरी। 3 जनवरी, इसको एक नाम देते हैं हम, उपसौर की अवस्था बोलते थे। अगर साइंस में आपने पढ़ा हो, 8वीं क्लास में होना चाहिए शायद, उपसौर की अवस्था है ना। और सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? दूर होती है 4 जुलाई को। सर्वाधिक दूर कब होती है? दूर होती है 4 जुलाई को, और इसको हम बोलते थे अपसौर की अवस्था। याद आ रहा है? अगर साइंस ध्यान से पढ़ी है, 8वीं या 9वीं क्लास में है, ये आपकी सबसे दूर होती है अपसौर में, और 4 जुलाई का दिन होता है ये, और 3 जनवरी का दिन होता है, उसको उपसौर बोलते हैं, सबसे नज़दीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट चलते हैं। निम्न गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं है वो बताएंगे। ऑक्सीजन नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा तीनों ही क्या है, ग्रीन हाउस गैस होती हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे। इसके अलावा CFC भी एक आता है, ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है। CFC जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फ्रियोन भी बोल देते हैं हम इसको। क्या बोल देते हैं? फ्रियोन, CFC। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, ये है मीथेन, आपको पता है, ये सब तो है ही। ठीक है, ये सब ग्रीन हाउस गैस है, O2 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? गृह मंत्री कौन थे? होम मिनिस्टर बताना है आपको। ऑप्शन सभी दिख रहे हैं आपको, बता पाएंगे? बिल्कुल सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जो ध्वज है तिरंगा, उसमें अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो ये नेवी ब्लू, गहरा नीला है। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? मूल कर्तव्य कितने हैं? तो ये हैं 11। कितने हैं? 11। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में अगर पूछा जाए आपसे, 51 क में जोड़ा गया है इनको, 51 क में। नोट कर लेंगे। कौन सा संविधान संशोधन था, बता पाएंगे? 42वां संशोधन, 42वें संविधान के संशोधन में जोड़े गए थे ये। ठीक है, कौन से भाग में? भाग 4। भाग 4 का क पार्ट है, जिसका आर्टिकल 51 क है। नोट कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा अगर लेवल पेपर का बढ़ाया जाए तो पूछा जाएगा, लगभग मानो SSC GD में पूछा जा सकता है। आर्मी में भी अगर थोड़ा हार्ड लेवल में पूछे तो पूछा जा सकता है, बाकी नॉर्मली यही पूछता है कितने हैं, तो 11 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए होती है 30, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25। 25 साल के हो जाओगे तो चुनाव लड़ा जा सकता है। ठीक है, न्यूनतम आयु 25 होती है लोकसभा, और अगर राज्य विधानसभा पूछे तो उसके लिए भी 25 ही है। राज्य विधानसभा, इसके लिए भी क्या है, 25 ही है, और लोकसभा के लिए भी 25 है, राज्यसभा के लिए 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल के बारे में अभी भी बताया था, और वैसे भी आपको तो पता होना चाहिए, ज़्यादातर बच्चे गाँव से ही हैं। हाँ बिल्कुल, कपास क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान आ चुका है भाई। जीके में बता दो भैया कितने प्रश्न सही हुए? 15 में से जीके में कितने सही हुए? 12-13 तो सही हुए होंगे कम से कम। चलिए, समय की ऐसा इकाई क्या है? समय की सेकंड होती है, ये तो पता ही आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्ष कितने ग्राम के बराबर होता है? तो एक कर्ष आपको पता है 12 ग्राम के बराबर होता है। पास्कल किसकी इकाई है? ये तो इम्पॉर्टेंट है। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की, बिल्कुल सही जवाब। प्रेशर की इकाई है, प्रेशर की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान का पूछा जाए तो सेल्सियस, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, सेल्सियस, इसको नोट कर लेंगे। प्राथमिक रंग है इनमें से
ये सारे ही हैं, लाल हरा नीला, सारे ही हैं प्राथमिक रंग, तीन होते हैं, लाल हरा नीला। विसर्पी घर्षण होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, विसर्पी घर्षण। तो ऑप्शन बी अगर आप देख पा रहे हैं, सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है, स्लाइटली लेसर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट बोन इन ए ह्यूमन बॉडी? दे पाएंगे जवाब? बिल्कुल, फीमर, जिसको हिंदी में हम उर्विका कहते हैं, ये सबसे बड़ी अस्थि है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि बता पाएंगे? बिल्कुल, मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाई जाती है ये, ठीक है, मस्तिष्क के निचले हिस्से में, जिसको शायद स्फेनाइड इस तरह से नाम होता है इसका, इसके इस हड्डी के अंदर रहती है ये। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है प्रेग्नेंट वुमेन में। एनीमिया मतलब खून की कमी हो सकती है, खून में आयरन की कमी हो सकती है, तो ये प्रेग्नेंट वुमेन में होने का खतरा अधिक रहता है। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं? बहुत बार बताया हुआ है, स्कर्वी कहते हैं। विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में, मौसम्बी, संतरा, आंवला, ये सभी खाएंगे तो नहीं होगा। नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? वही प्रश्न आ गया एक तरह से घुमा के, विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आपको ये सब भी एक बार नोट कर लें। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, रात को दिखाई देना कम हो जाता है। डी की कमी से होता है रिकेट्स, क्या होता है? रिकेट्स, ठीक है, सूखा रोग इसको बोलते हैं, सूखा रोग सुना होगा आपने। विटामिन बी की कमी से तो याद ही आपको बेरी, तो ये नोट कर लेंगे। सी का आपको पूछा ही है, स्कर्वी, ठीक है, डी ऑप्शन। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सबसे अधिक किसको प्रभावित करता है निमोनिया? लंग्स को, फेफड़े को, सांस नहीं आता ठीक से। मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है? यूरिया बिल्कुल लीवर में, यकृत में, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी शरीर के किस भाग में बनती हैं? ये बनती हैं बोन मेरो, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। मानव शरीर का रक्त बैंक किसको कहा जाता है? रक्त बैंक, या कहते हैं हम प्लीहा को। डिप्थीरिया किससे होता है? ये होता है एक प्रकार के बैक्टीरिया से, जीवाणु से। डी ऑप्शन को क्या करेंगे? सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्स आ चुकी है भाई, कॉपी पेन ले लीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, सोल्व करना है इसको हमें। सरलीकरण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है एक तरह से, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, बोर्ड मास के नियम से चलेंगे। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होता है तो 5 और 10 मिलके 15 हो जाएंगे, और बाहर माइनस का है तो 15 माइनस का हो जाएगा, भाग 5 है। आगे एक एक स्टेप सोल्व करेंगे, तो जो स्टूडेंट्स मैथ्स से नहीं हैं उनको भी इजीली मैथ्स समझ में आएगा। 10 और 5 ये अलग अलग निशान हैं तो आपस में माइनस हो जाएंगे, 5 बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए। आगे है माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 5 होगा, और माइनस का 5 बाहर आके इस माइनस से मिलेगा, प्लस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 5 आ गया। आगे क्या है? भाग 5। अब ये वाला ब्रैकेट सोल्व करते हैं, चलिए 10 माइनस, अब ये 5 और 15 आपस में माइनस होके बचता है यहाँ माइनस का 10, और एक माइनस यहाँ पहले से है, ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा? प्लस का 10 बन जाएगा यहाँ पे। आगे क्या है? भाग 5 है, बटे में क्या है हमारे पास? 5 + 5 भाग 5, ठीक है। अब आपको पता है जो निशान अब वर्तमान में आपके पास हैं उनमें से सबसे पहले प्रक्रिया भाग की होनी चाहिए बोर्ड मास के अनुसार, तो इसको 10 को पड़े रहने देंगे, 10 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 5 पड़ा रहने देंगे, ये 5 में 5 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, अब 6 को इससे 12 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2 आपको ऑप्शन में मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। एक एक स्टेप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम हमारे पास 1 घंटे का रहता है एग्जाम में,
साथ में OMR भरने के लिए समय जो है 15 मिनट आप लास्ट में बचा के रखें, रिवीजन के लिए भी, वापस रीचेकिंग के लिए भी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32। इसको भी आपको सोल्व ही करना है, सरलीकरण टाइप का प्रश्न इसको आप बोल सकते हो, कई तरह से सोल्व कर सकते हो। वैसे देखो तो यहाँ पे एक संख्या के बाद में पॉइंट है, तो आप क्या कीजिए, पहले ये 9 नीचे लिख लीजिए, ठीक है। एक संख्या के बाद में पॉइंट है तो ऊपर क्या कीजिए, एक बिंदी लगा दीजिए। इस तरह से हम करते थे, आपको बताया था। अब 1 2 3 संख्या के बाद में पॉइंट है तो नीचे क्या कीजिए, 1 2 और 3 बिंदी लगा दीजिए। इस तरह से सोल्व करते थे हम छोटी क्लासेस में, याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब बस इसको इजीली आपको सोल्व कर देना है। कैसे करेंगे, काट लेंगे सबसे पहले तो। क्या, 1 0 से 1 0, 9 से 9, क्या बच गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा। 0 मत कर देना, ऊपर कुछ नहीं, अर्थात 1 है। और 1/100 का भाग दे देंगे इसमें, या डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे से 2 0 हटाएंगे और ऊपर 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगा देंगे। एक संख्या पहले से 1 है और 1 हमारे पास है नहीं, तो हम इसको क्या कह देंगे, 0 लगा देंगे और पॉइंट। नीचे से जब 2 0 हटानी हो, आपको 100 हटाना हो, तो क्या करेंगे, ऊपर 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगा देंगे। ये आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे आप इसके आगे 1 0 और लगा सकते हैं ताकि पॉइंट शो हो जाए, ठीक है। पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितनी भी आप शून्य लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका उत्तर आता है ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको समझा दिया जाएगा, या आप पॉज करके वापस से रिकैप देख सकते हैं। क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है, मध्य की संख्या क्या है? देखिए, इस तरह का सवाल जब आपको करना हो, क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं 3 क्रमागत संख्याएं। 3 संख्या मान लो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। पहली संख्या मैं मान रही हूँ, क्या मान लूँ, x+1 मान सकती हूँ। चलिए, x+1 मान ली मैंने पहली संख्या। तो संख्याएं क्या हैं, एक तो क्या है, विषम है। अगर डायरेक्ट संख्या माननी हो ना, सिर्फ प्राकृत, तो x+1 x+, तो इस तरह से हो जाएगी। लेकिन हमको विषम माननी है, तो विषम ऐसे नहीं होती डायरेक्ट, उसमें एक अधिक का और गैप देना पड़ता है। तो x+1 है तो x+2 नहीं मान सकते, अब आप मानोगे x+3, क्योंकि x+2 तो फिर सम संख्या हो जाएगी, क्योंकि एक सम संख्या चलती है, फिर एक विषम, फिर एक सम। अब नेक्स्ट विषम संख्या x+4 नहीं होगी, x+5 होगी। x+4 तो सम हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो ये 3 संख्याएं आपने मान ली। अब क्या कह रहा है कि जो इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है, इनका योग क्या है, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो वो पहली संख्या से 36 अधिक हो जाता है। तो चलिए करते हैं प्रश्न, तीनों का योग करते हैं, x+1 प्लस x+3 प्लस x+5, तीनों का योग कर दिया। और प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं कि पहली संख्या से 36 अधिक है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है, x+1 है, इससे क्या 36 अधिक, तो इसमें 36 जोड़ देते हैं। ये हमारे पास समीकरण बन गई है। इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारा उत्तर आना चाहिए। चलिए सोल्व करने की ट्राई करते हैं। 1x 2x और 3x, 3x यहाँ पे हो गया, 1 और 3 4, 4 और 5 9, यहाँ पे 9 हो गया आपके पास, बराबर 1x है यहाँ पे, और 1 को इससे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 37, ठीक है। अब यहाँ पे 3x आपके पास पहले से है, ये x यहाँ प्लस का, यहाँ के माइनस का हो जाएगा। 37 यहाँ पहले से ही, 9 यहाँ प्लस का, यहाँ के माइनस का हो जाएगा। 3x में से 1x घटाएंगे, 2x बचेगा। 37 के अंदर से हम 9 घटा देंगे, हमारे पास 28 बच जाएगा। x बराबर 28/2, 2 गुणा में था, भाग में आ गया, कितना बचेगा 14। x की वैल्यू आपके पास 14 आ चुकी है। आपसे प्रश्न क्या पूछा है, मध्य वाली संख्या। मध्य वाली संख्या हमने क्या मान रखी है, x+3, यानी कि 14 + 3 कितना हो जाएगा 17। 17 आ रहा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। जब भी आपको इस तरह से बोला जाए
कि प्रत्येक संख्या को किसी संख्या से गुणा किया जा रहा है या प्रत्येक संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, नया औसत निकालने के लिए कि जो पहले से आपको औसत दिया है, कितना दिया है 6, उसके साथ वही काम कर देंगे जो प्रत्येक संख्या से करने को कहा जाए। 12 से गुणा करने को कहा गया है तो 12 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 72, जो कि आपका उत्तर होगा सीधा सीधा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने सरलीकरण टाइप का ही प्रश्न है। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पे 2 भिन्न दी गई है। वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई नाम सुना होगा, तो इसको वज्र गुणा कर लेते हैं। तो एक्स को इस साइड ले जाते हैं, एक काम करते हैं, और सीधा सीधा हम ये भी कर सकते हैं कि बाकी सभी को दूसरी साइड ले जाएं। ठीक है, तो एक्स को इस साइड ले जाते हैं। यहाँ पे पहले से 14.4 था, ये यहाँ पे गुणा में है, नीचे आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये यहाँ भाग में है, ये ऊपर जाके गुणा में चला जाएगा। डायरेक्ट ही हम एक्स को अकेला कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा, 2 स्टेप नहीं बढ़ेगा हमारा। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट को हटाने की ट्राई करते हैं। कैसे करेंगे, एक संख्या के बाद में पॉइंट है, इसको हटाएंगे, यहाँ 1 0 लग जाएगा। 1 2 3 संख्या के बाद में पॉइंट है, इसको हटाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 0 लग जाएगा। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, या बिना इसको हटाए भी आप डायरेक्ट गुणा करके भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर पाएंगे, देखिए। अब ये 144 से 144 कट जाएगा क्योंकि पॉइंट हट ही चुका है आपका। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 1 1 4 4 बचेगा, और नीचे आपके 3 और 1 4 0, 1 2 3 4 ये बचेगा आपके पास। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में पॉइंट वाली संख्या है तो क्या करो, 1 2 3 4 0 है, इनको हटाने के लिए ऊपर 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। संख्या यहाँ पे 3 ही है तो 1 0 कर लो, अब होगी 4 संख्या, अब यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये आपका उत्तर आ जाएगा। और हम यहाँ पॉइंट को ऐसे शो करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितने भी 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका उत्तर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल चुका है। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से दशमलव को व्यक्त कीजिए। ये जो संख्या है इसको दशमलव रूप में आपको व्यक्त करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 संख्या के बाद में पॉइंट है तो नीचे क्या करेंगे, 3 0 लगाएंगे। क्या करेंगे, 1 2 3 0 लगाएंगे। और परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब भी क्या होता है, बटे में 100 होता है। परसेंटेज का मतलब भी क्या होता है, बटे में 100 या 1/100 से गुणा करना। तो अब इसको दशमलव में कैसे व्यक्त करेंगे, 1 2 3 4 5 नीचे 0 है तो ऊपर 5 संख्या के बाद में पॉइंट आना चाहिए, बट हमारे पास यहाँ ओनली 1 है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 0 लगा दिया। अब टोटल 5 संख्या हो गई और यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 संख्या के बाद में पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो 5 संख्या के बाद में पॉइंट है, ये 0 तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है लेफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते थे कि सिर्फ परसेंटेज को हम करते, ये पॉइंट यहाँ पे पड़ा रहता, परसेंटेज का मतलब बटे में 100 होता है। अब ये 2 0 हटाने के लिए नीचे ऊपर 2 संख्या के बाद में और एक्स्ट्रा पॉइंट लगता, तो ये वापस भी यही उत्तर आता। इस तरह से भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये आपको जवाब देना है। ठीक है, देखिए इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए कितना है, टोटल दिन है 6 और ए अकेला कर लेता है 10 दिन में। आपको ऐसे करना है, इन दोनों का अगर आप गुणा कर दे और इन दोनों का अंतर क्या है, 10 - 6, इसका अगर आप डिवाइड कर दें सीधा उत्तर आ जाएगा कितना, 15 दिन। 15 दिन ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकंड भी आपको उत्तर लाने में नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनिश एक निश्चित दूरी के
2/3 भाग को 4 किलोमीटर प्रति घंटा और जो शेष भाग बचता है उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 घंटे 24 मिनट का समय लगाकर तय कर लेता है। कुल दूरी ज्ञात करनी है। ये मान लेते हैं दो बिंदु है ए और बी, इनके बीच की कुल दूरी हमको ज्ञात करनी है, जिसको हमने डी मान लिया। क्या मान लिया? डी मान लिया। ठीक है, इतना आप समझ चुके हो। अब ये क्या कह रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे? एक तो 2/3 भाग, 2/3 भाग और 2/3 और एक शेष बचा भाग। शेष कितना बचेगा? कोई भाग अपने आप में एक होता है, उसमें से 2/3 माइनस कर देते तो 1/3 बच जाएगा। तो ये इधर बच गया 1/3 भाग। ये मानो दो मैंने पार्ट कर दिए। ठीक है, तो ये भाग को हम d गुणा 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि दूरी d है, d का 2/3 भाग है। इसको हम d गुणा 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि d का 1/3 भाग है। इतना आपको समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट ये है कि स्पीड अलग अलग है। मानो स्पीड s1 मान लेते हैं। स्पीड क्या मान लेते हैं? s1 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली दूरी उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा में तय की। दूसरी दूरी जिसको हम s2 मान लेते हैं, दूसरी दूरी उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा में तय की। तो ये क्या है? 5 है। ठीक है, 5। इसको हम d1 मान सकते हैं, इसको हम d2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये स्पीड भी अलग अलग हो गई, डिस्टेंस भी अलग अलग है, समय भी इनको तय करने में अलग अलग लगेगा, क्योंकि अलग अलग चाल अलग अलग दूरी है। तो समय को हम मान लेते हैं यहाँ t1, इसका समय मान लेते हैं t2। हमें यहाँ पर टोटल समय दिया हुआ है, हमें यहाँ पर टोटल समय दिया हुआ है 1 घंटे 24 मिनट। पहले तो हम क्या काम करते हैं, इसको पूरा का पूरा घंटे में बदलेंगे। तो एक तो घंटा है ही, 24 में 60 का भाग देंगे तो हम इसको 1.4 हो जाएगा। ये बना लिया हमने टोटल इसको घंटे में। ठीक है, टोटल घंटे बना लिए। अब t बराबर टोटल समय बराबर कितना होगा? t1 प्लस t2। ठीक है, समय का सूत्र पढ़ा हुआ है। समय का सूत्र क्या होता था? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है यहाँ पे? t1 की जगह क्या आ जाएगी? d1 बटे s1 दूरी बटे चाल प्लस d2 बटे s2 दूरी बटे चाल, बराबर हमने t की वैल्यू, t की टोटल वैल्यू क्या है? 1 घंटे 24 मिनट को हमने 1.4 बना लिया है, तो 1.4 ये आ गई। अब d1 की वैल्यू रख दो। d1 की वैल्यू क्या है? ये देख पा रहे हैं आप, d गुणा 2/3। ठीक है, और प्लस d2 की वैल्यू क्या है? ये रही, d गुणा 1/3 बराबर में है 1.4। ठीक है, अब एक चीज़ और देखनी है आपको साथ में ही। s1 की वैल्यू रखोगे आप तो नीचे भाग s1 की वैल्यू, s1 कितना है आपका? 4 है, तो 4। नीचे यहाँ पे s2 की वैल्यू भी रखनी थी आपको। s2 की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 रखोगे। अब इसको सोल्व करना है बस। ये आपके पास आ चुका, इसको सोल्व करना है। अब कीजिए, देखिए ये d2 हो जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 गुणा 4 बटे के बटे में नीचे चला जाएगा। d एकम d हो जाएगा और ये 3 नीचे चला जाएगा, 3 गुणा 5 हो जाएगा, बराबर में 1.4 है। इनको आपस में काट लीजिए, कट जाएगा। 3 दूनी 6, ऊपर d पड़ा है, प्लस d 3 5 15 बराबर 1.4। इतना आपने सोल्व कर लिया। इन दोनों का लघुत्तम ले लो, कितना आ जाएगा? एलसीएम समझ रहे हो, 30, और ऊपर कितना बचेगा यहाँ पे? 5d प्लस 2d बराबर 1.4 को आप ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट हटा के बटे में 10 लिख दो। पॉइंट हटा के बटे में 10, क्योंकि एक संख्या के बाद में पॉइंट है, इसको हटाएंगे हम तो 1 0 नीचे लगा देंगे। अब 5d और 2d इनको जोड़ दो, 7d हो गया, बटे में 30 बराबर ये वैसे का वैसा। अब आपको d की वैल्यू निकालनी है, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। ये यहाँ पे पहले से था 30, यहाँ भाग में था 30 गुणा में, 7 यहाँ पे गुणा में था, 7 आ जाएगा भाग में। काट लो। अब इनको थोड़ा सा सोल्व करने में आपको ज़रूर समय लग सकता है, बाकी बहुत ईजी है। 3 दूनी 6, 6 किलोमीटर दूरी है। वो जो दूरी है जो यहाँ ए से बी तक ट्रेवल की, ये 6 किलोमीटर है। ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन में आपको मिल रहा है। बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 2, 3, 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए एक आदमी और एक महिला की सहायता के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता
होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है कैसे निकालेंगे, यहाँ उसका 2 अनुपात दिया हुआ है। तो एक आदमी एक दिन में काम का कितना भाग करता है, 1/2। और एक औरत कितना करती है, 1/3। तो 1/3। ठीक है, एक लड़का कितना करता है, 6 दिनों में पूरा करता है, तो 1/6 भाग पूरा कर लेगा वो। इस तरह से आपने निकाल लिया। आपको क्या करना है, एक आदमी और एक महिला काम कर रहे हैं वो आपको देखना है, फिर आपको उत्तर निकालना है कि कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। तो पहले एक आदमी और एक महिला का काम देखते हैं हम, एक आदमी और एक औरत, है ना। एक आदमी और एक औरत का एक दिन का काम निकाल लो, का एक दिन का काम निकाल सकते हैं हम इजीली। निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3। तो इसका लघुत्तम कितना आ गया, 6 आ गया। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3 + 2 5/6। एक दिन का काम आ गया एक महिला और एक पुरुष का, 5/6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आधे दिन में काम पूरा करवाना है। आधे दिन में पूरा करवाना है तो क्या कर दोगे आप, 2 का भाग दे दोगे इसमें। ठीक है, तो एक महिला और एक पुरुष आधे दिन में काम करेंगे। कितना, 5/6 तो था ही, 2 से आपको भाग दे देना है, तो कितना आ गया, 5/12 आ गया आपके पास, 5/12। अब टोटल काम अपने आप में क्या होता है, 1 होता है। आपको शेष बचा काम निकालना है। इतना काम तो हो ही चुका, अब शेष काम जो बचा है उसमें लड़के की आवश्यकता है आपको। तो पहले शेष काम देखो कितना है। टोटल काम अपने आप में 1 होता है, उसमें से 5/12 काम हो चुका, तो 5/12 इसमें से घटा दो, कितना बच जाएगा, 7/12 काम आपके पास बच जाएगा। लड़के का आधे दिन का काम क्या होता है, पहले वो देखो। लड़के का आधे दिन का काम, लड़के का आधे दिन का काम कैसे निकालोगे, एक दिन का काम पता है आपको लड़के का कितना है, 1/6। ये देखो, लड़के का एक दिन का काम 1/6 है, तो आधे दिन का कितना हो जाएगा, 1/6 भाग 2, तो कितना, 1/12 हो गया। अतः लड़कों की आवश्यकता कितनी होगी, यहाँ पर काम कितना बचा था, 7/12, और लड़के का आधे दिन का काम कितना है, 1/12 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि 7 लड़कों की आवश्यकता होगी। 7 लड़कों की आवश्यकता होगी। कहाँ पे है ऑप्शन, ये रहा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न में जो पूछा है उसके हिसाब से चलते रहेंगे तो एक समय में उत्तर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा प्रश्न है। 2 लंबवर्तीय बेलन हैं ए और बी, जिनकी त्रिज्याएं हैं 5:2। 2 बेलन बना लेते हैं, ये बेलन मान लीजिए 2 बेलन हैं, त्रिज्याएं कितनी हैं, 5:2। R1:R2 त्रिज्या मान लेते हैं 5:2। उनकी ऊंचाइयां H1:H2 कितनी है, 7:5 के अनुपात में है। ए और बी के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। क्षेत्रफल A1 और A2 का अनुपात आपको निकालना है, क्या होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले तो सूत्र पता होने चाहिए किसके, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के। क्या होते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से बताइए, 2πRh। यहाँ पे R1 और H अलग अलग हैं, तो इसको इस तरह से मान लेंगे। अनुपात हम निकाल रहे हैं, तो 2πR2 और H2 इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 2π ये दोनों तो सेम ही रहेगा, 2 और पाई ये दोनों सेम ही रहेगा, तो इसको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसको हटा देंगे। क्या बचेगा, R1 H1 R2 H2। ठीक है, R1 कितना दिया हुआ है आपको, 5, H1 कितना दिया हुआ है, 7, R2 कितना दिया हुआ है, 2, H2 कितना दिया हुआ है, 5। ये कितना हो जाएगा, 35। ये कितना हो जाएगा, ये अनुपात में है,
अनुपात निकालना, अनुपात लिख लीजिए इसको। 5 दूनी 10, ये जहाँ तक कटे उसको काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 साते 35 और 5 दूनी 10, 7:2 उत्तर आना चाहिए आपका, 7:2 ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। x की स्क्वायर प्लस 1x की स्क्वायर बराबर 23x, ये बड़ा है 0 से और ये वैल्यू आपको निकालनी है, इसका मान क्या होगा x प्लस 1/x का। निकाल पाएंगे? क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि जो हमें निकालना है हम उसकी स्क्वायर कर सकते हैं। इसकी स्क्वायर करके देखिए, थोड़ा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्या होता है सूत्र? a प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। या 2ab पहले भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है। तो पहले वाले की स्क्वायर करो, दूसरे वाले की स्क्वायर करो, प्लस 2ab, 2a का मान x, b का मान 1/x, ये कर दिया आपने। अब x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर, ये x से ये x कट जाएगा, 2 एकम 2, ये आपके पास स्क्वायर करने पे आ जाता है। आपके पास इसकी वैल्यू है, कितनी है? 23, इसकी वैल्यू है, वैल्यू रख देंगे आप 23 बराबर सॉरी प्लस में क्या है 2, 23 और 2 कितना हो जाएगा? 25, 23 और 2 कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पे क्या चल रहा था? x प्लस 1/x की होल स्क्वायर का सूत्र चल रहा था। ये स्क्वायर दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगी? अंडर रूट बन जाएगी। तो x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है? 5, 5 उत्तर आएगा, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है और मेरी तो फेवरेट एक्सरसाइज रहती है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इसमें प्रश्न सही होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होती है अगर आपको टेक्निक पता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपने एक सूत्र पढ़ा है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, पढ़ा है। तो अगर मैं कहूँ कि कोस स्क्वेयर थीटा, ये एक इधर प्लस का है, इसको मैं माइनस का कर दूँ इधर लाके, और साइन स्क्वेयर थीटा को उधर दूसरी साइड ले जाऊँ, तो साइन स्क्वेयर थीटा किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था। तो ये देखो कोस स्क्वेयर थीटा -1 है, कोस स्क्वेयर थीटा -1 है, इसकी जगह क्या मैं माइनस साइन स्क्वेयर थीटा लिख सकती हूँ? बिल्कुल मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ कोस स्क्वेयर थीटा -1 की जगह मैं क्या लिखूँगी? माइनस का साइन स्क्वेयर थीटा मैंने लिख दिया। ठीक है, एक काम मेरा हो गया। दूसरा काम मैं क्या करती हूँ? कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 सर्व समीका है, इसकी जगह वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर सर्व समीकाएं याद नहीं है तो 9th की क्लास की बुक लीजिए, सर्व समीकाएं याद कर लीजिए, 10th में भी मिल जाएगा आपको। सर्व समीकाएं याद नहीं होंगी तो आप इस सूत्र की वैल्यू रख नहीं पाएंगे, आपको पता नहीं होगा कि कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम कोसेक स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, ये आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख के ब्रैकेट बंद कर दिया है, यहीं पे ब्रैकेट बंद कर देना। प्लस में क्या है? 1 है, तो ये प्लस में मैंने क्या लिखा? 1 लिख लिया। प्लस में क्या लिख लिया? 1 लिख लिया। अब बस आपको इसको सोल्व करना है और जल्दी से उत्तर निकाल देना है। आपको पता है कोई भी दो अपोजिट जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, जैसे कि साइन है और कॉसेक है, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है, इनका गुणा जो है हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो क्या हो गया? 1 हो गया। माइनस यहाँ पहले से था तो इसको माइनस का कर देते हैं। यहाँ क्या है आगे? प्लस में 1 बच रहा है तो प्लस का 1, 1 और 1 माइनस ये कट गया, आपस में कितना हो गया? 0। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके लिए एक ये वाला सूत्र याद रखना है और एक ये सूत्र याद रखना है कि कोट स्क्वेयर थीटा प्लस 1 बराबर कितना होता है? कोसेक स्क्वेयर थीटा होता है। ठीक है, और अपोजिट जो साइन होते हैं लाइक साइन थीटा है इनटू कोसेक थीटा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? 1 होती है, ये याद रखना आपको हमेशा। ओके, तो ऑप्शन आपको बी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से 7 कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको फाइंड करना है। देखते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। इसमें 1/2 देखें तो ये समाप्त हो जाता है 0.5, बाकी आगे सब चलता रहता है, तो ये सीधा उत्तर हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन साफ साफ मिल रहा है आपको। नेक्स्ट,
5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर होता है। अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, इस तरह का एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे क्या कहा है कि 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान जो अर्जित लाभ है वो उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब सीधा सीधा आपको लिखना है कि 5 विक्रय मूल्य बराबर है 5 क्रय मूल्य तो होगा ही, क्रय मूल्य तो होगा ही, लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य जितने पैसे तो वो लेगा ही कस्टमर से। क्रय मूल्य मतलब होता है जितने में खरीदा। मानो मुझको 4 रुपए का लाभ हो रहा है और मैंने कोई चीज़ 10 रुपए में खरीदी है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 10 + 4 होगा। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य भी जोड़ना है आपको, लाभ भी जोड़ना है, तभी वो विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो 5 क्रय मूल्य प्लस क्या है, 2 मीटर क्रय मूल्य के बराबर लाभ भी है, तो 2 क्रय मूल्य। इस तरह से आप कर सकते हो। इसको हिंदी में इस तरह से लिखते हैं हम, इंग्लिश में हम इसको क्या लिखते हैं? 5 SP = 5 CP + 2 CP। ठीक है, तो अब इसको जल्दी से सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? 5 और 2 ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 5 विक्रय मूल्य बराबर 7 क्रय मूल्य। 5 विक्रय मूल्य बराबर 7 क्रय मूल्य। इस तरह से हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? अर्जित लाभ प्रतिशत निकालना है। निकाल सकते हैं आप इजीली। कैसे? ऐसे। सबसे पहले क्या करें? इनका अनुपात निकाल लीजिए, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। कैसे निकालेंगे? 7 यहाँ पे था ही, ये 5 यहाँ गुणा में है, यहाँ के भाग में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/5। विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 7/5। आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? ऊपर तो होता है लाभ, बटे में होता है क्रय मूल्य, ठीक है, और गुणा क्या होता है? 100 होता है। इस तरह से निकालते थे। तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात आपके पास है तो लाभ क्या हो जाएगा? 7 - 5 = 2 हो जाएगा। तो लाभ की जगह 2 लिखो। क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 5 है, तो बटे में 5 गुणा 100। इसको सोल्व कर लो, 5 को इससे काट लो, 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा और 20 दूनी 40, तो 40 यहाँ पे प्रतिशत आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब रीमू और अलका की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। ठीक है, 20 वर्ष पहले निम्नलिखित में से कौन सा उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता? नहीं हो सकता वो बताना है। ट्राई कर सकते हैं आप। देखिए, प्रश्न में क्या कहा है कि अनुपात कितना है? वर्तमान 3:2 है। तो 20 वर्ष पहले का निकालेंगे तो 3x - 20 अनुपात देख रहे हैं हम, और 2x - 20 ये अनुपात हो जाना चाहिए। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। ऑप्शन के आधार पर ये ऑप्शन लेके देख लीजिए आप, बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो इसके बराबर में हम 7/5 ले रहे हैं। बराबर में क्या ले रहे हैं? 7/5। इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे? इसका वज्र गुणा करेंगे। 5 यहाँ गुणा हो जाएगा, 7 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 5 × 3x - 20 बराबर 7 × 2x - 20। इसको सोल्व कर लेंगे। ये दोनों के साथ गुणा होगा अंदर, तो 5 थी 15x - 5 दूनी 10 और बराबर एक 0 यहाँ पे था इसलिए एक्स्ट्रा लगा है। 7 दूनी यहाँ पे 14x - 7 दूनी 14, तो 140 हो जाएगा। ये 20 से गुणा करेंगे तो 15x यहाँ पे था, ये यहाँ पे 14x है, इधर आगे माइनस का हो जाएगा। x को एक साइड कर लेंगे। यहाँ पे माइनस का 140 था आपके पास, ये 100 यहाँ माइनस का था, ये यहाँ के प्लस का हो जाएगा। ये यहाँ पे बच जाएगा x और ये यहाँ पे बचेगा -40। तो -40 कोई एज नहीं होती, एज माइनस में नहीं हो सकती है, आपको पता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। यह अनुपात नहीं हो सकता है जो कि आपसे पूछा है। सी ऑप्शन सही हो गया। मैथ्स आपकी पूरी हो चुकी है। अब जल्दी से रीजनिंग पे आते हैं।
देखिए कूट भाषा में केमिस्ट शब्द दिया है, इसको इस रूप में लिखा जाता है। तो कंसल्ट शब्द को कैसे लिखा जाएगा ये आपको प्रूफ करना है। एक बार आप जल्दी से चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे CHEMIST, इसको लिखा गया है BIDNHTS। गलत नहीं हो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार लिख लिया है। देखिए आप देखें तो ये -1 हो रहा है, C से एक कम, ये H से जस्ट एक ज़्यादा, ये एक कम हो रहा है E से D, ये जस्ट एक ज़्यादा, फिर एक कम हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है, एक कम हो रहा है। इस तरह से ये निशान बना है। इसी तरह से हम करते हैं कंसल्ट का। तो सबसे पहले एक कम करेंगे, -1 करेंगे तो C से B हो जाएगा। O में एक जोड़ते हैं तो के बाद में क्या आता है P, N से एक कम क्या होता है M, S में एक जोड़ते हैं तो S के बाद क्या आता है T आता है ना। U में एक कम करते हैं तो U से एक कम T हो जाएगा। और L में एक फिर जोड़ते हैं, L के बाद में जस्ट आता है M, T में एक कम करते हैं तो T से एक कम होता है S। ये आना चाहिए। देखिए ऑप्शन में मिल रहा है क्या आपको? बिल्कुल, ये D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेमेल शब्द को चुनना है, ऑड इनमें से ऑड चुनना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन आप देखते हैं, जल्दी से बताइए। देखिए इसमें ई और यू दो स्वर हैं, दो इसमें वोवल हैं, बाकी सब में एक एक वोवल है। यू ओ एक एक वोवल है, इसमें दो वोवल हैं तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, बाकी 3 विकल्प के अनुरूप नहीं हो। ठीक है, देखते हैं। ब्रेक, क्लच, व्हील और बस। ये देखो ब्रेक, क्लच और व्हील ये सब जो है गाड़ी बनाने में या बस को बनाने में काम आते हैं। बस के पुर्जे आप इनको बोल सकते हो, लेकिन बस अपने आप में क्या है, एक यातायात साधन है, तो ये अलग हो जाएगा D ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। कुमार ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। चलो तो हम यहाँ बना लेते हैं, ये बंदा है कुमार। ठीक है, ये क्या है, कुमार है, ये कोई लड़की है, ये क्या है, कोई लड़की है। क्या कहा, मेरी माँ, कुमार की माँ। ठीक है, माँ के पोते, कुमार की माँ का पोता कौन होगा, कुमार का बेटा होगा। इसकी माँ का पोता कौन होगा, इसका बेटा होगा कुमार का। ठीक है, तो माँ के पोते की पत्नी मतलब इसकी क्या है, पत्नी है, बेटे की पत्नी, कुमार के बेटे की पत्नी है। तो लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है, तो पुत्र वधू हो गई। बेटे की पत्नी क्या लगती है, पुत्र वधू, जिसको हम इंग्लिश में डॉटर इन लॉ बोलते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, समझ गए? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से जवाब दो। लगभग 50 मिनट होने को आए हैं, 10 मिनट आपके OMR शीट भरने के लिए बचे हैं। 73 बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है, उसकी नीचे से स्थिति क्या होगी। जब भी इस तरह से आपसे पूछा जाए क्या करना होता है, जो 73 है इसमें से क्या करना है, ये 23वां पूछ रहा है ना, तो इसमें एक अधिक जोड़ दो, कितना हो जाएगा 24, और ये 24 इसमें से क्या कर दो, अब माइनस कर दो, कितना बचेगा आपके पास, 51 बचेगा। कितना बचेगा, 51। D ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, D ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आज की क्लास थी। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे मिल जाएगी। और रेगुलर क्लास देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।